कुछ नाम है हमारे पास और इस नाम के बेस पे इसके मार्क्स लिखे हुए हैं। ये डेटा आज 10 भी है, कल के डेट में 10 लाख भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि लॉजिक जो 1 पे चलता है वही 10 लाख पे चलता है, वही 10 पे चलता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग क्लियर कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास 2 क्राइटेरिया हो तो सिंगल इफ का यूज हो, अगर 3 क्राइटेरिया हो तो 2 इफ का यूज होगा, 4 क्राइटेरिया हो तो 3 इफ का यूज होगा। समझ में आ ही गया होगा। यानी जितनी क्राइटेरिया होगा उससे 1 इफ कम लगेगा, यानी कि 2 क्राइटेरिया पे 1 इफ, 3 क्राइटेरिया पे 2, 4 पे 3, 5 पे 4, इस तरह से हम कितने क्राइटेरिया तक को सॉल्व कर सकते हैं इफ के जरिए? 255 क्राइटेरिया तक को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से है कि मेरे को इसमें से एक क्राइटेरिया के बेस पे हमें स्टेटस बनाना है, पास या फेल, कि कौन सा बच्चा पास है, कौन सा बच्चा फेल है। आपको क्या चाहिए, किस बेसिस पे किसी को पास और फेल करवाओगे? एक पैरामीटर चाहिए या एक क्राइटेरिया आपको चाहिए? मैंने क्राइटेरिया बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 30 अगर होता है तो पास, एल्स फेल। ध्यान से देखेंगे, बड़ा सिंपल है। इक्वल्स टू इफ, चेक करेंगे इसको कि ये वाली वैल्यू मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ये वो चेक करना कि मैंने इसको चेक किया। तो वो हो भी सकता है 30 से ज़्यादा, नहीं भी हो सकता है। अगर हो वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर हो तो क्या, तो पास, और अगर नहीं हो तो क्या, फेल। पास या फेल आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बंदे को छोड़ के सारे ही बंदे पास हैं, एक का वैल्यू कम कर दिया, देखिए फेल हो गया, एक का और वैल्यू कम कर दिया, फेल है। 30 पे है, 29 करके देखते हैं। समझ में आई? इकरा मैम आपको समझ में आया ये क्या है? यस सर, यस सर। सो इंडस्ट्री के अंदर बहुत लॉजिक बनते हैं और उस लॉजिक को हम लोग बोलते हैं, उस लॉजिक को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल फंक्शंस। इफ से हम हजारों फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं खुद से, इसीलिए ये लॉजिक आपके पाइथन में, मशीन लर्निंग में, एआई में, एसक्यूएल में, टैबलू में, पावर बीआई में, सब जगह पे आएगा। इस फंक्शन को आप साइलेंट मोड में नहीं पढ़ेंगे, इसमें रिएक्शन मोड में रहेंगे, यस नो का जवाब चाहिए होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो ये परफॉर्मेंस स्कोर है, प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस या नो करवाना है। चारू मैम आपको क्या चाहिए इसके लिए? सर एक क्राइटेरिया चाहिए या एक पैरामीटर चाहिए, राइट? तो मैंने बोला कि अगर आपका 50 या 50 से ज़्यादा रहेगा तो यस है, अदरवाइज नो है। चारो मैम इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50। कौन नो नो नेम। नेम क्यों? वैल्यू। नेम कैसे हो सकता है 50 से कम या ज़्यादा? इसका परफॉर्मेंस स्कोर हो सकता है ना, अभी हमने दिखाया था पीछे मार्क्स पे, अभी हमने हेडिंग ही तो बदला, बाकी क्वेश्चन तो वही है
कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 अगर होता है तो इन्वर्टेड कॉमा पास Pass. पास नहीं, यहाँ पे यस जो मांग रहा है वही देंगे, अदरवाइज नो नो। जितने भी फोरकास्टिंग होती है, एनालिसिस होती है, टैक्सेशंस के स्लैब बनते हैं, सब इसी से बनता है। ये बन गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन है, इकरा आपके लिए क्वेश्चन है। ये नाम आपको बताना है कि ये जो एज है, एज के बेस पे कौन सा बंदा यंग है, कौन सा ओल्ड है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होता है तो ये ओल्ड है, एल्स वो यंग है। ओल्ड या यंग में आपको डिवाइड करने हैं। क्या करेंगे? इक्वल्स टू इफ, लॉजिकल टेस्ट एज लेंगे, जी क्राइटेरिया इक्वल्स टू ग्रेटर देन 60, इक्वल्स टू ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल, हमेशा ग्रेटर देन पहले आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू बाद में इक्वल्स टू 60, 60 देन ओल्ड ओल्ड एल्स यंग। यंग। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी मैसेज आपको लिखवाने हैं लिखा सकते हो। अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। यहाँ पे सैलरी है दिया हुआ, ठीक है, हमारा सैलरी है यहाँ पे दिया हुआ। वरुण, इस सैलरी के बेस पे आपको इसको प्रमोशन देना है या नहीं देना है। सवाल उठता है कि अगर देना है तो इसकी सैलरी में 50% का ग्रोथ हो, अदरवाइज सिर्फ 10% का एक नॉमिनल ग्रोथ हो। ग्रोथ मतलब दोनों में है, यस वाले में भी या नो वाले में भी। क्वेश्चन है कि अगर 50 से ज़्यादा अगर आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो आपकी सैलरी में 50% का ग्रोथ होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस 50 से कम है तो सिर्फ 10% का ग्रोथ होगा। यहाँ पे आपको न्यू सैलरी बताना है। जैसे 18 के ऊपर इसको सैलरी बढ़ के क्या होगा, 90 के ऊपर इसकी सैलरी बढ़ के क्या होगा, इस तरीके से। बेसिकली जो यस और नो है, जो प्रमोट हो रहे हैं उसको 50% मिलेगा, एल्स बाकी को 10% मिलेगा। बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही सोचा है। लगाएंगे कैसे? इफ C2 हम C2 से बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाला गलती कर दिया होता तो आगे भी गलती हो जाएगा। तो हम मेन डेटा को पकड़ेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन तो है कि 50% से 50 से ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस। हम इससे भी बना सकते हैं बट बनाना चाहिए इससे भी। इफ B2 is greater than equal to 50%, हाँ 50 50 क्योंकि 450 है, तो देन मतलब 50% कैसे होगा? D2 प्लस D2 प्लस 50%, नहीं, D2 का 50%, मतलब सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, इसका 50% भी तो मिलेगा। अदरवाइज एल्स इफ हाँ नहीं है तो फिर सैलरी होगी D2 ऑफ 10%। वेरी गुड, D2 प्लस D2 ऑफ 10% ओनली। ये है कैलकुलेशन, बिल्कुल सही जवाब। इनकी 18 की सैलरी 20 हो जाएगी और ये 90 वाले की सैलरी देख रहे हैं क्या हो रहा है, 99,000 हो रहा है। ये कैसे? 90,000 वाले को 99 क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें 10% का हाइक मिला है। जिनको 50% का हाइक मिला है इनका सैलरी देखिए 76,000 से सीधे 1,14,000 हो गया, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन जितनी भी परफॉर्मेंस एनालिसिस HR वाले लोग करते हैं, फिनांस वाले लोग करते हैं, ये सारे के सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट को ये वाली लॉजिक बहुत क्रिस्टल क्लियर आनी चाहिए,
तभी आप अपना उस तरह का कोई भी लॉजिक के ऊपर आप सोच पाएंगे इस तरह की लॉजिक को कहाँ और कैसे अप्लाई किया जाए। तो इसमें पहले इफ में पहले क्राइटेरिया लेते हैं, इफ इक्वल्स टू इफ, एक दोबारा लॉजिकल लाइन। तो पहले हमने क्राइटेरिया लिया जो कि क्राइटेरिया नहीं लिया, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लॉजिक को मैच करते हैं कि वो हमें नाम से बात कर रहा है या पर्सनल स्कोर से बात कर रहा है या किस चीज पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन तो पीएस पे दे रखा है, यस नो पे नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने यस नो पे नहीं बना के हमने पीएस पे बनाया है। समझ में आया? तो लॉजिकल टेस्ट जो हुआ, अच्छा वो जो जो लॉजिक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो लॉजिकल टेस्ट होता है। उसके अगर लॉजिक हो रहा है प्रूफ तो यस, नहीं हो रहा है तो नो। नो, ओके। यानी कि पहले प्रूफ होता है तो 50% का हाइक मिलेगा, नहीं तो सिर्फ 10% का हाइक मिलेगा। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस बार चारू आप ही बताएंगे। यहाँ पे नेम आ जाए या तो ब्लैंक आ जाए, क्या आ जाए? अगर किसी की परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 40 है तो नेम शो करे, नहीं तो ब्लैंक शो करे। ये है क्वेश्चन, नेम नहीं तो ब्लैंक। जैसे इसका परफॉर्मेंस 40 से कम है तो ब्लैंक छोड़ दे, इसको भी ब्लैंक छोड़ दे, बट इसके में एलिना नाम लिखा के आ जाए, फिर ये छोड़ दे, फिर इसका नाम लिखा के आ जाए महेश। ये बताइए कैसे होगा? सोचो, सोचना है तब जवाब देना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है ताकि गलत ना हो जाए। क्योंकि यही वो चैप्टर है जब आपके ब्रेन से हम खेलते हैं। आप क्या सोचते हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बताता चलूँगा आपको लगेगा बहुत आसान है, आप खुद करोगे तो कॉमा, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में ही फंस जाओगे। इसलिए एक एक स्टेप आप ही लगाएंगे तो बहुत सोच समझ के। इक्वल्स टू मैंने लगा दिया, उसके बाद इफ भी लगा दिया, यहाँ तक चलो मैंने कर दिया। इसके बाद इसमें लगाएंगे लॉजिकल टेस्ट नेम। क्वेश्चन क्या पूछा था? आप अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं ना। क्वेश्चन तो साफ साफ बोल रहा है कि अगर एज जो है ना 40 से ज्यादा रहेगा तब उसका नाम दिखाना है। क्वेश्चन नेम से है कि एज से है? एज से, ओके। तो यही नहीं सोच पाएंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। इक्वल्स टू इफ एज greater than equals to कॉमा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। कॉमा अगर दे देंगे तब तो आप आंसर मोड में आ जाओगे। पहले ये B2 को करना क्या है ये तो बताया नहीं आपने। अच्छा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। इक्वल्स टू क्यों, किस खुशी में? इक्वल टू तो क्वेश्चन में है नहीं। यही छोटी छोटी चीजें देखना होता है। अब देखो 60% से ज्यादा वाले ही फर्स्ट डिवीजन होंगे। अगर आपने गलती से ये ग्रेटर देन लगा के छोड़ दिया तो 60 वाले तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा। तो ये जो सिंबल होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है इक्वल टू तो आप इक्वल टू क्यों लगाओगे? क्योंकि इकरा मैम ने बोल दिया पीछे से। एक तो किसी को बीच में नहीं टपकना है, जिनसे पूछा जाए वही बताएंगे ताकि हमें एक्चुअल में पता चले कि हो क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए फिर से ट्राई कीजिए शुरू से। इफ कोई हेल्प नहीं करेगा। इफ एज B2 एज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40, फिर तो क्या होगा? कॉमा नेम यस, तो नेम लिखे देंगे, नेम को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर लेंगे जी। और ब्लैंक का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे पास लिखते हो, लेकिन हमें तो कुछ लिखना नहीं, ब्लैंक करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यानी डबल कोटेशन स्टार्ट, डबल कोटेशन क्लोज को हम लोग क्या बोलेंगे? ये आ गया और आपका आंसर आपके सामने आ गया।
तो ब्लैंक के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास में अच्छा हाँ, डबल कोटेशन स्टार्ट, डबल कोटेशन क्लोज, इवन स्पेस भी बीच में नहीं डालेंगे तो स्पेस हो जाएगा, वो ब्लैंक नहीं रहेगा। क्या आपने कुछ कि अगर जो हमने ब्लैंक के लिए दो इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया उसकी जगह हम बीच में जीरो लिख देते तो फिर वो जीरो आ जाएगा। हाँ, ब्लैंक नहीं आता, हम स्पेस डाल देंगे तो स्पेस आ जाएगा, डैश डाल देंगे तो डैश आ जाएगा, बट हमें डैश नहीं चाहिए, जीरो नहीं चाहिए और स्पेस भी नहीं चाहिए, इसीलिए कुछ नहीं डालेंगे। डबल कोटेशन स्टार्ट, डबल कोटेशन क्लोज, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया? हाँ जी पक्का? हाँ जी एक और अब ट्राई इस- करती हूँ। एक और नहीं, अभी तो बहुत सारे ट्राई करने पड़ेंगे, दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई करना है। अब हम 3 कंडीशन पे चलते हैं। अभी मार्क्स के बेस पे हमने सिर्फ पास फेल करवाया, हमने स्कूल टाइम में हम लोगों को ग्रेड मिलता था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। स्कूल से जर्नी शुरू होती है और लाइफ तक ये चलता रहता है ये चीज़ें। क्वेश्चन है कि कौन सा बंदा ए ग्रेड में आएगा, कौन सा बी ग्रेड में आएगा, कौन सा सी में। इसके लिए कंडीशन है कि अगर जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 80 है तो वो ए ग्रेड में है, 50 से लेके 80 तक भी है तो बी ग्रेड में है, और नीचे 50 से है वो हमारी सी ग्रेड में। क्वेश्चन पहले समझना ज़्यादा जरूरी है आंसर बनाने से पहले। क्वेश्चन समझ में आया कि ग्रेड का डिवीजन किस बेसिस पे होगा? चारों मैम? हाँ जी ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड है, 50 से 80 के बीच में है तो वो बी ग्रेड है, लेस देन 50 है तो सी ग्रेड है। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को बनाना है। इक्वल्स टू इफ चेक करेंगे कि ये ग्रेटर देन 80 है कि नहीं, अगर है तो ए। इतना तो बात समझ में आएगी। बस पहले तो सिर्फ बी होता था या फेल होता था, ओल्ड होता था, यहाँ तो बी भी और सी भी है। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा फिर से इफ लगाएंगे, फिर से इसको चेक करेंगे, और जो दूसरा क्राइटेरिया होगा वो हमारा ये होगा, मैं बोलूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। इसका मतलब है तो 50 से लेके 80 तक, क्योंकि 80 के ऊपर तो ए लगा चुके हो, ये कितने दूर को कवर करेगा? 50 से शुरू करके 80 तक, उसको बोलेंगे बी, और इसका जो बचेगा वो होगा सी। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर 3 क्राइटेरिया होगा तो 2 इफ लगेगा। देखिए इसमें 3 क्राइटेरिया ए बी सी, तो एक लगा 80 के ऊपर, दूसरा जब शुरू किया तो 50 से शुरू किया लेकिन 80 तक को टच कर दिया होगा बी, और जो 50 के नीचे बचा वो सी। एंटर कर देंगे, आपका आंसर आ गया। ये काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बनाइएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया चारों मैम? हाँ जी इकरा मैम आपको समझ में आया क्या हुआ? यस सर। 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे ये एज है, एज को मैं 3 कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। O फॉर ओल्ड, Y फॉर यंग, C फॉर चाइल्ड। क्राइटेरिया है, ध्यान से देखेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हो तो ये ओल्ड है, 18 से लेके 59 तक है तो ये यंग है, और 18 से भी कम है तो चाइल्ड है। इकरा मैम इस बार आप बताएंगे। इफ इफ एज सेलेक्ट करेंगे सर, जी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगेन इफ तो क्या, ये तो बताया नहीं आपने। अगर 60 से ज्यादा हो तो क्या, ये तो बताया ही नहीं आपने। अब ओल्ड। हाँ, ओल्ड, ठीक है। फिर अगेन इफ एज एज greater than equals to 59, 18, sorry 18, 18 से लेके 59, यानी 18 से पकड़ेंगे, 18 या 18 से ज़्यादा, लेकिन कितना तक?
अपने आप 59 तक रुकेगा क्योंकि 60 पे तो दूसरा हाँ, तो यंग ये हमारा यंग हो गया और इसका जो एल्स बचेगा वो हमारा चाइल्ड हो गया। ऑलमोस्ट आपने बना दिया था बट थोड़े से अटक गए। इस बार आप बताएंगे पहले, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि प्रमोशन तो होगा लेकिन 3 कैटेगरी में, 50%, 25% और 10%। अगर आपकी परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 90 है तब आपको मिलेगा 50%। अगर ये 40 से लेके 90 तक भी है तब 25%, और लेस देन 40 है तो 10%। इस बार भी आपको न्यू सैलरी बनाना है बट कंडीशन बिल्कुल ही बदल गया है। न्यू सैलरी equals to B2 if मतलब if B2 B2 is greater than 90, greater than 90, then our new salary will be D2 plus D2 of 50%. D2 into 50%। बहुत अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल सही बनाया आपने। If अगेन इफ, B2 अगेन यू हैव टू चेक D2, not D2 B2 B2 B2, B2 is greater than equal to 40, 40, क्योंकि हमें 40 को इंक्लूड करना है। तो our new salary will be D2 plus D2 of 25%. एग्जैक्टली D2 प्लस D2 का 25%। फिर लास्ट मतलब एल्स हो गया तो एल्स और सैलरी D2 of D2 का 10%, D2 plus D2 of 10%. क्या बात है, बिल्कुल सॉलिड जवाब, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल करेक्ट जवाब दे दिया आपने। ये लॉजिक सबको आना चाहिए सोचने के लिए। चारू मैम, आपके दिमाग में कुछ बैठा ही है लॉजिक, क्या हुआ? हाँ जी, बैठा। ओके, इकरा मैम, ऑल क्लियर? इकरा मैम, यस यस सर। एक क्वेश्चन है, इस बार मार्क्स पे है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ब खुद सोचना है। इन सारे बच्चों का डिवीजन निकालना है। हमारे लाइफ में एक बार डिवीजन जरूर आता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये डिवीजन है, डिवीजन है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आ जाता है तो आप फर्स्ट कहलाते हो, 45 से लेके 59 तक आते हो तो आप सेकेंड कहलाते हो, 33 से लेके 44.9 तक भी आएगा तो सिर्फ आप पास कहलाते हो, और उससे भी कम आया तो आप फेल कहलाते हो। कौन बना सकता है? इस बार मैंने कोई हिंट नहीं दिया बट लॉजिक दे दी आपको बनाने के लिए। इकरा मैम, कैन यू ट्राई? तो इसमें 4 क्राइटेरिया है तो 3 इफ लगेंगे ना? वेरी गुड। सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने क्राइटेरिया है और कितने इफ की जरूरत पड़ेगी। तो 4 क्राइटेरिया है तो 3 इफ की जरूरत पड़ेगी। इफ मार्क्स लेंगे सर, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 60 तो फर्स्ट, फर्स्ट। उसके बाद फिर से इफ मार्क्स इफ ग्रेटर देन 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो सेकेंड। सेकेंड, अगेन इफ मार्क्स मार्क्स greater than equals to 33 pass,
एल्स else fail. जितना इफ उतना क्लोज, 3 इफ डाला है 3 क्लोज। चारू मैम आपको समझ में आया ये चीजें क्या कर रही हैं? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। अब ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ पे है, छोटा सा गलती है या बिल्कुल ठीक है? ब्रैकेट्स में ब्रैकेट्स में गलती है कहाँ पे? 2 3 is करेक्ट है या गलती है? मतलब हिसाब से करेक्ट है। B2 बिल्कुल करेक्ट जवाब है, विदाउट एनी एरर। लेकिन ये 0 क्यों आ गया? इफ B2 इज ग्रेटर देन 60 तो फर्स्ट, B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो सेकेंड, बी यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे B2 आ गया। यहाँ पे B2 हो जाएगा और सब जगह पे ठीक है। तो यहीं पे एक जगह पे आपका B2 की जगह पे E2 दबा दिया था। तो ये ध्यान देना होगा कि छोटी सी कोई गलती हो तो आप पकड़ पाते हो कि नहीं, क्योंकि लॉजिक आपका बी में है तो ई का लॉजिक लगा के आप कभी आंसर नहीं निकाल सकते। लॉजिक समझ में आया? तो बिल्कुल ये प्रोसेस वाइज पूरा 100% करेक्ट जवाब दिया है इन्होंने। तो ऐसा ही जवाब मैं चाहता हूँ चारों मैम आपसे। ये एज है, इसको 4 भाग में बांटना है। एक ओल्ड भी है, एक यंग भी है, एक टीन भी है और एक चाइल्ड भी है। क्राइटेरिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो ओल्ड, बीस से लेके 59 तक है तो यंग, टीन कहाँ से आवाज आ रहा है, 13 to 19 तो चाइल्ड, और लेस देन 13 तो सॉरी चाइल्ड, और ये हो गया हमारा टीन। ये बताइए इसमें 4 क्राइटेरिया है, 3 इफ लगेगा, इतनी तो मैंने आपको बता दी। इसके आगे आप इसमें इक्वल्स टू इफ बहुत आराम से चल के इफ इसमें एज B2 greater than equal to 60, then comma old inverted commas बहुत old, बढ़िया, ओल्ड, then comma if, अगेन इफ, then B2 greater than equal to 20, वेरी गुड, देन then inverted comma young, then comma if वेरी गुड, B2 greater than equal to 13, क्या बात है, वेरी गुड। तो then टीन अदरवाइज else चाइल्ड, child. क्या बात, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल आपको लॉजिक समझ में आ गया। बट अभी मैं बना रहा हूँ, आपको खुद से ये टाइप करेंगे तो एक और चैलेंज आता है, कभी आप कॉमा छोड़ दोगे, कभी आप ब्रैकेट छोड़ दोगे। ये चैलेंज मेरे साथ नहीं आ रहा है क्योंकि आप बताते जा रहे हो, कहीं नहीं भी ब्रैकेट बोला तभी पर हम लगा देते हैं। बट आप खुद से लगाओगे तो आपको लगाना भी है, बोलना भी, सोचना भी है, तो कहीं ना कहीं खुद से बनाएंगे तो इसके ऊपर गजब का कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस का हिस्सा आप बनेंगे। सो इस तरीके से हम लोग लॉजिक बना सकते हैं। अभी जो लॉजिक हमने बनाया वो बहुत सिंपल सीधा लॉजिक जा रहा था, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन के बेस पे। अब मल्टीपल कंडीशन के बेस पे लॉजिक समझते हैं। वैसे
देखो इफ जो पढ़ा है आपने, इफ पढ़ लिया, इफ हमारा हो गया। एक नेस्टेड इफ है ना, ये कोई नेस्टेड इफ नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के अंदर बहुत सारे जो इफ लगाते जा रहे हो सॉल्व करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर्मूला या नेस्टेड इफ। एक होता है मिक्स्ड, ये भी कुछ नहीं होता। ये होता है कि जब आप इफ को यूज करते हुए किसी और फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ आके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ें। तो पहले हम लोग मिक्स में जाने से पहले एंड और को समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जिसपे हम एंड की बात करेंगे और की बात करेंगे। दो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सटीक एग्जाम्पल है। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, और इनके मार्क्स हैं सारे बच्चों के, जो भी 10, 20, 50, 1000, लाख बच्चे हैं, सबके मार्क्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पेज ऑलरेडी हमारा है। एक डेटा है आपके पास और आपको पता करना है कि इसमें से कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं। मतलब इसको कितने का मतलब नंबर से नहीं है कि 4 बच्चे पास हैं या 5 बच्चे, इसके सामने स्टेटस बनाना है पास फेल का। किसका? पास या फेल का स्टेटस बनाना है। बट इस बार का कंडीशन थोड़ा अलग है। इस बार है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इन ऑल सब्जेक्ट। आपने भी ऐसा देखा होगा कि बेशक आप मैथ में 77 ले आते हो, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फेल हो तो आप फेल ही होगे कि पास होगे? ओवरऑल तो फेल होंगे। अब देखिए, मैथ्स में 93 है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, बट फिजिक्स में फेल है तो फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। एक पहला बंदा मिला जो पास है, जिसका तीनों ही सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा है। तीनों यानी एंड, इसका भी और इसका भी, तीनों के मार्क्स जब हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तभी ये प्रोसेस होगा। तो फिलहाल मैं एंड सिखा रहा हूँ, एंड बता रहा हूँ। इक्वल्स टू एंड, बड़ा सिंपल लॉजिक है। देखो लॉजिक 1 मांग रहा है, मैंने लॉजिक 1 बोला कि फिजिक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना जरूरी है। फिर कॉमा लगाए तो लॉजिक 2 केमिस्ट्री का भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना जरूरी है। फिर मैंने बोला मैथ्स का भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना जरूरी है। एंटर मारने से पहले एक क्वेश्चन है चारू मैम आपसे। हाँ जी। आपने अभी तक ऐसे कितने फंक्शंस पढ़े हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आया है? कल पढ़े थे। सिर्फ कितने पूछे हैं? तो आप 2, 3, 10, 20 ये बताएंगे, हमें फंक्शन का नाम नहीं चाहिए। आप नाम अपने मन में रखिए और सिर्फ ये बताइए कि कितने फंक्शन आपने पढ़े हैं। आपके यहाँ गेट लोग बहुत खतरनाक खोलते हैं, गेट में तेल डलवाओ, बड़ी आवाज करता है। अच्छा, गेट के पास। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 फंक्शन आपने पढ़ा है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब। कौन कौन से आप बताइए, तब समझे कि आपको याद है। आप नहीं, चारू मैम आप नहीं, मैं यहाँ पे विवेक से पूछ रहा हूँ, सॉरी वरुण से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे आके ना सबकी चोरी पकड़ी जाती, कौन कितना पानी में। इसीलिए मैंने बोला नाम मत बताना, कम से कम कुछ तो याद आए इनको, 1 2 भी तो याद आए। आपने तो 7 बता दी। ऐसे कितने फंक्शन हैं जो आंसर ट्रू और फॉल्स में देता है, और ये आपको मैं बता चुका हूँ, सिर्फ उसका नाम बताइए कि कौन कौन से फंक्शन। एकदम से स्किप कर गया दिमाग से। इकरा मैम आप बताएं। Is error, is blank, is odd. एग्जैक्टली
इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ऑड, इज इवन, इज ब्लैंक, इज एरर और एग्जैक्ट। ये 7 ऐसे फंक्शंस थे जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है, यानी एक फंक्शन और आपको मिल गया एंड भी, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, दिखाऊंगा क्योंकि आप एस्केप भी बार बार कर रहे हो तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ हमें लगा कि मिसिंग है। चलो कोई बात नहीं, करवा देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए ये भी कुछ ऐसा ही आंसर दे रहा है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। देखो अगर एंड आपको आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे? अब लगाओगे इफ, अब इसको नहीं चेक करके हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये इक्वल टू ट्रू होता है तो ये पास है, नहीं तो नहीं है, फेल है। लॉजिक समझ में आया? जब तक हमारे पास एंड नहीं होता तब तक हम इसके बारे में नहीं पता कर पाते कि ये पास है कि फेल है। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही वैल्यू बढ़ाता हूँ ये पास हो गया, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देता हूँ वैसे ही देखिए बंदा पास हो जाता है, ट्रू हो जाता है, क्योंकि तीनों ही इसके पैरामीटर पूरे हो जाते हैं। और ट्रू है तो पास और फॉल्स है तो फेल। समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको इफ नहीं होता और जब तक आपको एंड नहीं होता तब तक आप इसका आंसर नहीं बना सकते थे। सर एक बार एंड का फिर से दिखा दीजिए प्लीज। जरूर। एंड मतलब होता है इक्वल्स टू एंड, एंड मतलब होता है सारे। क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इन ऑल सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है कि नहीं है, दूसरा को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है कि नहीं है, तीसरे को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है कि नहीं है। तीनों जब तक नहीं, एंड मतलब ये भी, तीनों जब तक नहीं होगा तब तक ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स हो गया। और तीनों जब तक जैसे ही आएगा वैसे उसको ट्रू मिल जाएगा। क्लियर हुआ? जब हमारा आंसर ट्रू फॉल्स में आ गया तो अब हम आंसर इजिली दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इफ, यानी कि इफ के साथ जब तक एंड नहीं आता रहेगा आपको तब तक आप नहीं बना सकते हो। कोई डाउट? नो कई आंसर्स ऐसे आपको बनाने होंगे तो जिसमें ये जो है से सर ये सॉरी फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन पूछने का रूल होता है, बीच में टपकना नहीं चाहिए। एक हैंड रेज का ऑप्शन होता है, हैंड रेज कर दीजिए अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कुछ आप पूछ रहे हो। उसके बाद बोलिए, नहीं तो रिदम टूट जाता है। एक हम पहले और सीखते हैं फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। हमने बोला इस बार कि ये जो है ना, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये आपकी परफॉर्मेंस स्कोर है। बीच वाला है परफॉर्मेंस स्कोर, ये है आपका वर्क एक्सपीरियंस, और ये आपकी एज है। हमने क्राइटेरिया दिया, देखो इस बार और है, और मतलब होता है या तो ये या तो ये या तो ये। या तो आपके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, मान लो 50 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, तब भी पर हम प्रमोशन दे देंगे आपको। या तो परफॉर्मेंस स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब दे देंगे। और हम एज उसी को प्रमोट करेंगे जिसकी अगर 25 से कम की एज रहेगी तब हम, चलो 25 से थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं कि 30 से अगर कम का एज है, या 40 कर दो। यंग लोगों को प्रमोट कर रहे हो आप, तो कहने का मतलब या तो एज 40 से कम होना चाहिए, या तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए 80 से ज़्यादा, या एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, यानी यहाँ पे हम और मतलब होता है कोई भी एक। इस कंडीशन में था तीनों, इस बार है तीनों में से कोई एक। सेम लॉजिक लगेगा, यहाँ और लगाओगे, बिल्कुल तरीका वही है। और लगाओगे, पहला चेक करोगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या ये ग्रेटर देन 50 है कि नहीं है।
दूसरा चेक करोगे परफॉर्मेंस, क्या ये ग्रेटर देन 80 है कि नहीं है। तीसरा चेक करोगे एज, क्या ये लेस देन 40 है कि नहीं है एज पर क्वेश्चन। एंटर करोगे और पूरा डेटा आपके सामने है। इस बंदे को इसीलिए प्रमोशन नहीं मिलेगा, मतलब अब हमें निकालना है कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा, लेकिन उससे पहले हमें मिल गया ट्रू फॉल्स में आंसर। देखिए इसको क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि इसकी एज भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस देख ही रहे हो, और ये वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है। इसको क्यों मिला, इसको किस बेसिस पे मिला है प्रमोशन, कोई बता सकता है। एज पे नहीं मिला है, वर्क एक्सपीरियंस पे मिला है, एज पे नहीं मिला है। एज तो कम होने चाहिए। लेस हाँ मोटे ये बूढ़े लोगों को रख के क्या करोगे कंपनी में, लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसीलिए इनको प्रमोशन मिला। इनको किस बात का प्रमोशन मिला देखो तो, वर्क एज का बेनिफिट मिला इसको। ये यंग है, कंपनी ने बोला कि यंग को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। बेशक आपकी एक्सपीरियंस कम है, परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप यंग हो, हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आप अच्छा काम करेंगे। इसको किस बात का प्रमोशन मिला है, अगेन वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे। इसको किस बात का प्रमोशन मिला है, अगेन इसको एज फैक्टर के बेस पे मिला है। इसको किस बात का प्रमोशन मिला है, इस बार मिला है इसको, दो फैक्टर था, वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है और इनको तीनों फैक्टर है इसका। इसका तो तीनों ही फैक्टर लग गया, मतलब इसका सब कुछ अच्छा था। इसका देखो वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है, बस वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे मिला, ये दोनों चीजें बिगड़ा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिक। बट ये क्या था, और मतलब तीनों में से कोई एक, ये क्या था एंड, तीनों चाहिए। अगर तीनों चाहिए, अगर तीनों मैच करेगा तो एंड में ट्रू होता था, इसमें कोई एक भी मैच कर जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। अब आप यस नो आराम से कर सकते हो, क्योंकि अब लगाओगे इफ दिस वैल्यू इक्वल टू ट्रू तो यस प्रमोशन होगा, नहीं तो प्रमोशन एल्स नहीं होगा। ये रहा फिर से नेस्टेड मिक्स्ड इफ का एग्जांपल, इस बार इफ प्लस और का यूज हुआ है। बात समझ में आई, ये बात दोबारा समझ दिखाना क्या चीज दोबारा दिखा, ये नो एंड यस वाला दोबारा से दिखा सकते हो, ये जो यहाँ ये तो रहा है मैम, ये तो इफ बताया था अभी, लंबे लंबे इफ पढ़ाए हो, अब यस नो पूछ रहे हो। मैंने बोला इफ ये वाली वैल्यू, अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब तो हमें इससे मतलब है। अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तभी यस होगा, प्रमोशन होगा, अदरवाइज प्रमोशन नहीं होगा। तो किसको चेक कर रहा है ये जो क्राइटेरिया बेसिकली इसमें हमने इसको दो क्राइटेरिया में कन्वर्ट कर दिया, जिसके साथ एक इफ और एक ब्रैकेट से काम कर। समझ में आया। हाँ जी। देखिए ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से ब्लू तक का। एक इफ एरर है उसको बाद में समझेंगे, बट अभी इतने में बहुत सारी एनालिसिस है। असल में अब पता चलेगा आप लोग कितने पहले मेहनत किए हो पुराने फंक्शंस पे। ये जो है ना कार नंबर है, ये क्या है, कार का नंबर है। नवंबर के महीने में ना ऑड इवेंट चलता है। अगर आपका कार नंबर, इफ कार नंबर इज ऑड देन अलाउ एल्स नॉट, किसको अलाउ है किसको अलाउ नहीं है ये निकालना है। अब सोचो कैसे बनेगा, क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही दिया रहेगा।
इकरा मैम आप तो बताइए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आप कितने भी फॉर्मूले पढ़ लो, पाइवट पढ़ लो, चार्ट पढ़ लो, बेसिक फंक्शन याद नहीं रहेगा तो आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते हो। आप एक बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट कभी नहीं बन सकते। सिंपल पढ़ाया था, इज ऑड इक्वल्स टू इज ऑड का भी तो यही आंसर आता था, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब सोचो जब इज ऑड याद नहीं है तो ये आंसर कभी नहीं बना सकते। अगर इज ऑड याद है तो आपके लिए बहुत आसान है। इज ऑड इफ अगर ये वाली वैल्यू ट्रू होता है तो अलाउ, नहीं तो नॉट, कुछ भी। ये तो टेक्स्ट है, जैसे मर्जी जो मर्जी वो आप प्रिंट करवा लीजिए। लेकिन अब आपको इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि ये खाली मैं ऐसे ही आपके नंबर भरने के लिए ग्रीन नहीं कर रहा हूँ कि मैंने 40 फंक्शन करवा दिए और मैंने 50 फंक्शन करवा दिए और मैंने 60 फंक्शन कराया। देखिए यही सारे फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये ग्रीन को खाली बस नंबर जोड़ के मत चलना कि 60 फंक्शन हो गए। ये वो चैप्टर है जब आपका पूरा पास्ट को खंगाल के आपके सामने ला देगा कि आप सही में मेहनत करते हो कि खाली नंबर गिन रहे हो। तो कुछ बिगड़ा नहीं है। आप जल्दी से वो सारे ग्रीन वाले जितने फंक्शंस हैं उसको आप पूरा जल्दी कीजिए, क्योंकि ऐसे सारे सवाल हजारों फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए और मैं पूछता हूं, देखते हैं जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन प्रिंट देयर नेम एल्स ब्लैंक। बनाइए। अब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? कल ही बताया है। सर इस टेक्स्ट वाला लगेगा। क्यों? ये टेक्स्ट नहीं है, जो बी से है वो टेक्स्ट नहीं है, ए वाले ही टेक्स्ट होंगे। इस टेक्स्ट कैसे लग जाएगा? इस और सोचो। यही चीज- लेफ्ट बिल्कुल करेक्ट जवाब, लेफ्ट। अब बताओ कि लेफ्ट भी नहीं पढ़ा। अब पढ़ के भूलते जाओ, इकट्ठा करते जाओ कि सर 40 हो गए, 70 हो गए, और काम आने पर एक भी यूज नहीं करना। देखिए लेफ्ट क्या बताया था कि लेफ्ट से पहला लेटर निकाल के हमें दे देता है। जैसे ये कोई आया उसके बाद आपका आंसर बन गया। आप क्या कहोगे? इफ अगर ये वाली चीज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए हो जाए, तो नाम लेना, नहीं तो ब्लैंक कर देना। ये तो क्वेश्चन था ना, तो ब्लैंक कर दिया ब्रजेश का नाम। लेकिन देखिए जहां जहां ए नाम से था बंदा सबको उठा लिया। तो अब आप समझ लो कि ये कलर जो किए जा रहे हैं, आप इस कलर को टंग पे लाना पड़ेगा, क्योंकि 100 फंक्शन करने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगा, लेकिन उस 100 को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लॉजिक सोच पाएंगे, और यही लॉजिक पावर बीआई में चलेगा, यही टैब्लू में चलेगा, यही सिक्वल में चलेगा, पाइथन में यही लॉजिक चलेगा। ये जो लॉजिक मैं अभी आपको एकदम तराश करके आपको बता रहा हूँ, इतना मौका नहीं मिलेगा पाइथन में। वहाँ तो कोडिंग में रहेंगे या सिक्वल में उस तरह का। तो आप यहाँ पे जितनी मेहनत अच्छे से करेंगे, आगे का रास्ता उतना आसान लगेगा आप लोगों को। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो तब भी पर इफ का इतना ज़्यादा ज़रूरत है, इतना ज़्यादा ज़रूरत है, बोला तो इससे 100 फंक्शन फॉर्मूले बना सकते हैं। क्लियर है? तो आज आपका लॉजिकल खत्म हो गया है, इफ एरर को छोड़ के। आखिरी मैं करवा रहा हूं इफ एरर। तो हमारा लॉजिकल फिनिश हो जाएगा। इफ एरर, देखो क्या लिखा है, इफ और एरर। अगर एरर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 1 और इधर है वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज है हमारे पास, कुछ वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, वैल्यू 1 वैल्यू 2। अगर आप सिंपल प्लस लगाओ
इक्वल्स टू दिस प्लस दिस कर दो तो क्या आएगा आंसर? एरर आएगा, सारे में एरर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू 1 में 55 कर दिया, इसमें 77 कर दिया, इसमें 23 कर दिया, देखो आंसर आते जा रहा है। यानी कि सम जो होता है प्लस जो होता है नंबर का होता है, टेक्स्ट नंबर दोनों मिला के नहीं होता है। तो या तो एरर आ जाएगा या तो आंसर आएगा। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन आया इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो क्या करें? देखो इफ एरर हमेशा किसी फॉर्मूले के पहले लगता है। जैसे इफ एरर के दो पार्ट होते हैं कि अगर आंसर आ रहा है, ये दोनों के आंसर आ रहा है तो आने दो, यानी वैल्यू। अगर एरर आ जाए तो क्या, हमने बोला कि उस जगह पे आप 0 डाल दो और कुछ मत करना। तो जहां जहां एरर आ रहा था वहां पे 0 डाल देगा। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ब्लैंक कर दो तो यहाँ पे 0 की जगह पे ब्लैंक कर देगा। अगर मैं बोलूँगा कि वहाँ पे डैश लगा के छोड़ दो तो वहाँ पे डैश लगा के छोड़ देगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई मैसेज आ जाए, देयर आर सम एरर या एरर्स, कुछ इस तरह का। तो डेटा चेक करने के लिए आपको बोल रहा है कि आप एरर है चेक करो, डेटा इधर होगा या एरर, या यहाँ पे कुछ होगा, कुछ गलत इधर साइड में होगा या उधर साइड में, कुछ तो है जिसकी वजह से ये एरर्स आ रहा है। तो इस तरह को बोलते हैं इफ एरर। अगर एरर आ जाए तो उसके बदले में क्या करेंगे? तो या तो आप मैसेज करवा सकते हो या तो आप ब्लैंक करवा सकते हो, ऐसे। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, हर तरह के जगह पे आपको ये वैल्यू रखता है। इसको आप लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सेल के अंदर, 6